नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। नई शराब दुकानें खोलने को लेकर सरकार अब बैकफुट पर दिखती है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी के खिलाफ एक अभियान छेड़ने वाली हैं और इसको लेकर सरकार सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। नई आबकारी नीति को अगले 3 महीने के लिए टालने पर विचार हुआ। प्रदेश में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल के बजाय अब 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी है। इसके लिए प्रस्ताव टाला जा रहा है क्योंकि इस बीच प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हैं। यदि शराब से आय बढ़ाने की नीति प्रदेश में लागू होती है तो बीजेपी में अंदरूनी खींचतान और विवाद बढ़ सकता है। विपक्ष को सीधे हमला करने का मौका मिलेगा और विपक्ष ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के सरकार के इस कदम को देखा है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने शराब के टेंडर को लेकर ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार और भाजपा दोनों को निशाने पर लिया है। तो शराबबंदी का मुद्दा इस वक्त प्रदेश की सियासत में छाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहले घोषणा कर चुकी हैं कि 8 मार्च से शराबबंदी को लेकर एक अभियान छेड़ेंगी और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। ये ट्वीट आप देखें। सरकार ने फैसला किया कि आबकारी नीति जो मार्च में लागू होनी है उसे टाला जाएगा और अब इसे 3 महीने बाद ही लागू किया जाएगा। सरकार की अपनी सभी जो परिस्थितियां रहती हैं उस हिसाब से ही सब निर्णय लिए जाते हैं। किसी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई निर्णय नहीं लेती, क्योंकि जनता के बीच हमारे कार्यक्रम, हमारा विकास इतना समुचित है और जनता में हमारी इतनी लोकप्रियता है कि हमें चुनाव को लेकर किसी निर्णय को बदलना पड़े या उसको रोकना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से पेयजल पहुंचाने में जुटी है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को 60 रुपए के शुल्क पर महीने भर नल से पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराने की योजना पर काम हो रहा है। 2023 तक प्रदेश के हर गांव हर घर में नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। हर गांव में जल प्रबंधन समितियां बनेंगी। ग्राम पंचायत के जरिए जल का प्रबंधन होगा। इसके लिए हर गांव में जल कार्य योजना तैयार की जा रही है। अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 21 लाख घरों में से तकरीबन 30 लाख घर में नल कनेक्शन हो भी चुके हैं। 91,56,000 घरों में कनेक्शन होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने का संकल्प लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में यह लक्ष्य 2023 तक पूरा करने की तैयारी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि हम 2024 तक पूरे देश में हर गांव तक, हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। तो उसी के तहत हमारे मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हमने जो लक्ष्य रखा है, प्रशासन के साथ में, अधिकारियों के साथ में बैठ के हमने ये तय किया है। हम चाहते कि हम 1 साल पहले ये लक्ष्य पूरा कर लें। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों ने अपने घाटे का बहाना बनाकर एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। बिजली कंपनियों ने साल 2019-2020 में 4,752 करोड़ रुपए के घाटे का हवाला दिया है और इसको लेकर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई सत्यापन याचिका दायर की। साल 2019-20 में वास्तविक आय और खर्च का ब्यौरा देते हुए बिजली कंपनियों ने घाटे का बहाना बनाया है। नियामक आयोग से बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। बिजली कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक उसे मध्य प्रदेश के हर बिजली उपभोक्ता से औसतन 25,000 रुपए वसूलने हैं। 6 साल में प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों को कुल मिलाकर 36,812 करोड़ का घाटा हुआ है। प्रदेश की पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों की तरफ से MP पावर मैनेजमेंट कंपनी को बिजली महंगी करते हुए इसकी भरपाई करने की मांग की गई। वहीं इस मामले में बिजली मामलों के जानकार राजेंद्र अग्रवाल ने कंपनी की मांग पर नियामक आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। राजेंद्र अग्रवाल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कंपनियों की जांच कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी व प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों ने एक सत्यापन याचिका वर्ष 2019-20 की माननीय आयोग के समक्ष दायर की है, जिसमें कि वर्ष 19-20 में 4752 करोड़ का घाटा दिखाते हुए ये पब्लिक से वसूल करने के लिए अनुमति चाहिए गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, उनसे बोला है कि आप घाटे क्यों हो रहा है इसके विश्लेषण करें, बजाय कि घाटे की
पब्लिक में उसका दायित्व देने की अपेक्षा। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, एक तरफ जहां निजीकरण को लेकर कर्मचारी अक्सर विरोध करते हैं, मंत्री जी ये कह देते हैं कि अगर आप लगातार अच्छा काम करें, सतत 8 घंटे काम करें तो इसकी नौबत नहीं पड़ेगी। तीसरी तरफ दाम बढ़ाने और प्रति व्यक्ति कितना वसूलना है, इसको लेकर एक डिमांड की गई। बेशक एक बड़ा कंसर्न है, एक बड़ा विषय है मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों को लेकर पुनीत, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश देश में सबसे महंगी बिजली वाले राज्यों में शुमार है। तो आखिर ऐसी क्या नौबत है, ऐसे क्या हालात हैं, ऐसा कैसा मिसमैनेजमेंट है या ऐसा कैसा भ्रष्टाचार है कि लगातार प्रदेश में बिजली कंपनियां घाटे पर जा रही हैं और एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की जा रही है। सत्यापन याचिकाओं का अगर हम जिक्र करते हैं तो हर साल पुनीत आपको जानकारी होगी कि प्रदेश की बिजली कंपनियां राज्य विद्युत नियामक आयोग में एक ट्रू अप पिटीशन फाइल करती हैं, जिसे सत्यापन याचिका कहा जाता है, और इसमें वास्तविक आय और खर्च दिखाए जाते हैं। लेकिन वास्तविक आय और खर्च में इतना अंतर होता है टैरिफ याचिका के मुकाबले कि हज़ारों करोड़ का अंतर इसमें हर साल आ रहा है। अगर बीते 5 वित्तीय वर्षों की बात करें तो ये तकरीबन 32,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का अंतर है, और यही वजह है कि 4 वित्तीय वर्षों की ट्रू अप पिटीशन पहले ही राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास लंबित है, जिसमें सुनवाई आयोग ने कर ली है, फैसला आना बाकी है। लेकिन 2019-20 को लेकर एक और सत्यापन याचिका मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से फाइल की गई है, तीनों डिस्कॉम की तरफ से, और इसमें 4,752 करोड़ रुपयों का घाटा मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को होना बताया गया है, और इस घाटे की भरपाई के लिए प्रदेश में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ाने की मांग की गई है। तो इस तरह से देखते हैं तो बीते 5 वर्षों के ट्रू अप पिटीशंस में जो वास्तविक घाटा बिजली कंपनियों का है वो 36,812 करोड़ हो गया है। इसी को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब प्रदेश में बिजली इतनी महंगी है तो आखिर क्यों हर बार सत्यापन याचिका में हज़ारों करोड़ का अंतर आ रहा है, और आखिर क्यों वसूली नहीं हो पा रही है, लाइन लॉस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तमाम अधिकारी या बिजली कंपनियां, और हर बार जो डिफ़ॉल्टर्स उपभोक्ता होते हैं या मिसमैनेजमेंट की वजह से जो घाटा होता है उसका ठीकरा ईमानदार उपभोक्ताओं के सिर पर फोड़ दिया जाता है। पुनीत, आपको बताना चाहूँगा कि हालिया जो टैरिफ पिटीशन भी एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से फाइल की गई थी आयोग में, उसमें 3212 करोड़ रुपयों का डूबत खाते की जो राशि थी वो ईमानदार उपभोक्ताओं से वसूलने की मांग कंपनियों की ओर से की गई थी। यानी 3212 करोड़ रुपयों की ऐसी राशि थी जिसकी वसूली नहीं की गई, यानी डिफ़ॉल्टर्स उनको बता दिया गया और इसके एवज में ईमानदार उपभोक्ताओं से इसकी वसूली की मांग की गई। तो ये इस तरह की तमाम जो गड़बड़ झाले हैं इनके एवज में जांच की मांग जो है राजेंद्र अग्रवाल ने सीएम को भी एक लेटर लिखकर की है। हालांकि विद्युत नियामक आयोग में भी एक आपत्ति विधिवत फाइल कर दी गई है और आयोग सुनवाई के बाद ही इन याचिकाओं पर फैसला लेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है, एक अपडेट यही है कि एक बार फिर बिजली कंपनियों ने 2019-20 के लिए सत्यापन याचिका दायर की है। इसमें 4,752 करोड़ के नए घाटे का रोना रोया है और कुल घाटा 32,812 करोड़ प्रदेश की डिस्कॉम्स का हो गया है, और इसके एवज में प्रदेश में बिजली के दाम एक बड़ी बात, एक बड़ा सवाल जो इसमें आपत्ति के तौर पर लगाया गया कि घाटा किस वजह से, इसका एनालिसिस किए बिना हर बार जो ईमानदार उपभोक्ता है उन्हीं से वसूली की तरफ क्यों सोचा जाता है। शुक्रिया आपका विजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज भारतीय स्टेट बैंक के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक उमेश पांडे ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लागू की गई ऋण योजनाओं की मंजूरी जल्द देने के लिए कहा है। इस दौरान स्वनिधि योजना पर चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के प्रकरणों की स्वीकृति और योजना क्रियान्वयन के बारे में बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर समिति की अगली बैठक में योजना के तहत राशि के वितरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। सीएम ने कहा, स्ट्रीट वेंडर योजना गरीबों के कल्याण की योजना है। छोटे व्यवसाय से जुड़े जरूरतमंद लोगों को आसानी से ऋण मिले, ये प्रयास बैंक शाखा स्तर पर होना चाहिए। मुख्य महाप्रबंधक उमेश पांडे ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इस कार्य में विलंब नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार और माफिया का बोलबाला है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बयार बह रही है। जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे ये बयार आंधी में तब्दील होगी। मतदान के समय तूफान आएगा और मतगणना के दिन सुनामी आएगी।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो बातें उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कही थी वैसा ही बंगाल में भी होगा। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसे हालात में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बता रही। हैरत की बात है, उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा कि ममता दीदी, आपको नहीं लगता कि आपके जंगल राज में बंगाल टाइगर आदमखोर हो गया है? वाकई स्थिति तो आप लोगों के माध्यम से खूब खुल के आ रही है। ये तय है कि भाजपा आ रही है, ये तय है कि तृणमूल जा रही है। दो बातें तय है, बाकी प्रयास है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हैं और इसके लिए बीजेपी कांग्रेस ने बूथ स्तर पर अपनी जमावट शुरू कर दी है। दरअसल प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव दोनों दलों के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा ने मिशन 2023 के लिए हर बूथ पर बीजेपी मजबूत का मंत्र अभी से दे दिया है। बीजेपी ने बूथ मजबूत करने के लिए 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर हर बूथ पर समर्पण दिवस मनाने की घोषणा की है और इसके लिए सभी बूथ अध्यक्ष और प्रभारियों को निर्देश दे दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी बूथ मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला कांग्रेस कमेटियों को बूथ कमेटियां बनाने के निर्देश दिए। 12 से 17 बूथ मिलकर एक मंडलम बनेगा। प्रदेश कांग्रेस ने बूथ कमेटियों में शामिल किए जाने वाले कार्यकर्ताओं की लिस्ट भी मांगी है। बूथ जीतेंगे तो ही हम चुनाव जीतेंगे, इसलिए हमारा दुर्ग, हमारा गढ़, हमारा किला जो कुछ है वो बूथ है। इसलिए बूथ की संरचना, बूथ का वर्गीकरण करके, विभाजित करके कैसे कौन कौन से वोटर्स को हम अपने आइडियोलॉजी, अपनी विचार की नीतियों में प्लस सरकार की नीतियों के साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए बूथ का प्लान तो स्वाभाविक है, वो हम लोग करते भी अच्छा करते हैं। बूथ पे हमारे कार्य को मजबूत करते हैं, पार्टी की विचारधारा को मजबूत करते हैं और यह नारा सशक्त करते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ अगर हमने जीता तो निश्चित तौर पर वो चुनाव चाहे नगर पंचायत का हो, नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो, जनपद का हो, जिला पंचायत का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, चुनाव फिर अंततः पार्टी जीतती है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो इस तरह मंडप बनाए और बूथ में जो काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता जो है बराबर वहाँ पर उसकी सूची बनाई जाए, सूची प्रदेश कांग्रेस को भेजी जाए और हम उस सूची का परीक्षण करेंगे कि ताकि उसमें सही लोग सम्मिलित हो सकें। और तरह तरह के प्रयोग भी पार्टियां करती हैं। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने वाली है तो कांग्रेस भी नौजवानों को मौका देने के मूड में है। इंदौर नगर निगम सीमा के अंतर्गत 85 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में कांग्रेस के पास लगभग 5 दावेदार हैं, इनमें ज्यादातर युवा हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि एकजुटता के साथ युवा कार्यकर्ताओं को जिताएंगे, मौका देंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि युवा होने के साथ साथ जिताऊ कैंडिडेट हो। इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि टिकट मिलने के बाद किसी तरह की गुटबाजी ना हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही टिकट तय होगा। संगठन से टिकट मिलने की आस में कांग्रेस के युवा दावेदार जोश के साथ जमीन पर डटे हैं। हमारा वरिष्ठों और युवाओं में हमारा एक अच्छा कॉम्बिनेशन। हमारा हर बूथ पर जैसे यूथ तो है ही कि 10 युवा हमारे साथ है, उसके साथ में 2-2, 3-3 हमारे पास में वरिष्ठों के ही मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी और हमारे शहर अध्यक्ष जी, हमारे जो विधानसभा प्रभारी, सभी ने हमें कहा है कि भैया युवाओं को मौका देंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा संगठन हमें मौका देगा। जी, परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल है अभी कांग्रेस के लिए और अभी जो हमारे वरिष्ठ उनका साथ काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जनताओं के मन में इच्छा भी है कि चूंकि कई सालों से बीजेपी जो है पार्षद पद के लिए कई वार्डों में जमी हुई है मगर विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, इसलिए अब लोगों की ये उम्मीद भी है कि कोई युवा चेहरा, अच्छा स्थानीय चेहरा है। निश्चित रूप से जितने भी यहाँ पर भी जो युवा लोग प्रत्याशी है जो वहाँ पर जीतने की मादा रखते हैं, उनका वजूद है, उनका व्यवहार है, उनको कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उनको टिकट देगी। और इस बार हम बिल्कुल दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। महापौर भी कांग्रेस का बनेगा और परिषद भी कांग्रेस की बनेगी। एनएसयूआई ने बेरोजगारी को लेकर के देश भर में आंदोलन की शुरुआत की है और इसके तहत मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने नौकरी दो या डिग्री वापस लो का नारा देते हुए आज जबलपुर और कटनी में आक्रोश रैली निकाली। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन और प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े इसमें शामिल हुए। जबलपुर में नवयुग कॉलेज से शुरू हुई रैली जबलपुर के संभाग आयुक्त दफ्तर पहुंची। छात्र छात्राओं ने अपनी डिग्री की कॉपियां सौंपकर सरकार से नौकरी की मांग की। वहीं कटनी में एनएसयूआई के हजारों कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक पर विरोध प्रदर्शित किया और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर
वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, साथ ही उनकी गिरफ्तारी की। एनएसयूआई का आरोप है कि पुलिस ने उन पर जबरन बल प्रयोग किया, कार्यकर्ताओं को घसीटा गया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विधायक विपिन वानखेड़े के अंगूठे में इस दौरान चोट आई। एनएसयूआई जो है जिले बस जाके अपनी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हमारा है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो, तो हम जितने छात्र हैं वो अपनी डिग्री जो है मोदी जी को वापस देके एक प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम ये जो तानाशाही की और अहंकारी सरकार केंद्र में और यहाँ पे प्रदेश में सोई है वो जाके। इंदौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर कार्यालय के एंट्री गेट पर रोकने के बाद पुलिस और छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। हंगामे के बीच छात्र नेता कलेक्टर को ज्ञापन देने पर अड़े रहे, बाद में एडीएम ने ज्ञापन दिया, मामले को शांत किया। छात्र नेता अपनी 3 मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्टर से मिलने गए थे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सरकार ने कोरोना काल के बाद कॉलेज खोल दिए, लेकिन छात्रावास अब तक बंद है। ऐसे में हजारों बाहर से आने वाले छात्रों को रहने में काफी दिक्कत है। और ग्वालियर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। वन अमले पर खनन माफिया ने हमला किया, वन कर्मियों ने भागकर जान बचाई। पुलिस पर पथराव किया है, फायरिंग की है। फरसी पत्थर का अवैध खनन करने वाले माफिया की करतूत है। वन अधिकारियों ने थाने में इसकी शिकायत कर दी है। तिघरा थाना क्षेत्र के लखनपुरा की घटना है। महेंद्र कुशवाहा सहयोगी हमारे जुड़ गए। महेंद्र, बताएं क्या हुआ वहाँ? जी बता दूं ये कि तिघरा थाना क्षेत्र के लखनपुरा की घटना है, जहाँ पर एक वन चौकी जो कि तिघरा वन चौकी प्रभारी है सुनील कुमार जी, उनके अपने नेतृत्व में जो लखनपुरा उनकी सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ खनन माफियों द्वारा फारसी पत्थर जो कि अवैध रूप से ट्रैक्टर में रखकर ले आया जा रहा है। जब भी वहाँ पहुंचे, टीम के साथ पहुंचे, तो उन्होंने प्रोजेक्ट के ट्रैक्टर आते सामने देखा तो उसे रोकने का प्रयास किया। तभी तो युवक जो उस ट्रैक्टर में बैठे थे उन्होंने जो अवैध हथियार था उससे उन्होंने पहले फायर किया। उसे जब वहां से उसकी चालू ने बचाई तो वो छुप गए। तब भी उन्होंने पीछे तो बंदा की टीम ने उसका पीछा प्रयास करा पकड़ने का, लेकिन कुछ लोगों ने उसको घेरा, चारों तरफ बंद टीम को घेर लिया था और साथ ही पथराव किया, फिर फायरिंग की, जिसके कारण वो ट्रैक्टर उठवा के लेकर चले गए। वो तभी जो टीम थी वहाँ थाने पहुंची और उन्होंने इस बात की शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में जो अज्ञात लोग थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मैं आपको बता दूं कि शहर में एक अभी कुछ बीते दिनों ही अभी घाटी गांव में भी इसी तरह से बंद टीम पर हमला हुआ था। साथ ही पुरानी छाप में भी बीते दिनों एक जो ट्रैक्टर से अवैध रूप से ले जाने वाले उसको टीआई ने भी रोकने का प्रयास किया था। इसी तरह से उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब ये पुलिस को भी कहीं न कहीं अपने आप को पुलिस को भी कुछ नहीं समझते। जी शुक्रिया महेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तिघरा थाना क्षेत्र के लखनपुरा की घटना है और अब पुलिस में ये मामला पहुंच चुका है, जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि विकट और विपरीत काल में भी देश किसी तरह से रास्ता चुनता है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में ये बात बताई। राष्ट्रपति का हर एक शब्द देशवासियों में विश्वास पैदा करने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर कहा कि भगवान की कृपा से हम सब बच गए। डॉक्टर नर्स भगवान का रूप लेकर ही आए, सफाई कर्मी स्वास्थ्यकर्मी भगवान का रूप बने। कोरोना काल में हमने खुद के साथ दुनिया को संभाला, हमें मजबूत प्लेयर के तौर पर देखा गया। पीएम मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के दौरान कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया। इस बीच पीएम ने कहा कानून लागू होने के बाद एमएसपी पर खरीद बढ़ी है। उन्होंने बताया कि सोची समझी रणनीति के तहत हंगामा किया जा रहा है। पीएम ने कहा किसानों के फायदे के लिए ही तीनों कृषि कानून बनाए गए। भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुके विमान वाहक पोत आईएनएस विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। आईएनएस विराट को गुजरात के भावनगर के श्रीराम ग्रुप ने खरीदा था और इसे कबाड़ के तौर पर तोड़ा जा रहा है। इसके बाद एनविटेक मरीन कंसल्टेंट लिमिटेड नाम की कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर आईएनएस विराट को बतौर संग्रहालय संरक्षित करने की मांग की थी। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। रायसेन की सांची में अपनी मांग को लेकर 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे नगर निगम परिषद कर्मचारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। धरने में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने मामला दर्ज कर लिया। कर्मचारी 7वें वेतनमान और पीएफ की राशि खाते में जमा करने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बलपूर्वक हटा दिया।
सर ये हमारी विगत वर्षों से मांगे चल रही थी। हम लोगों को नियमित कर्मचारियों को जो 7वां वेतनमान अभी तक लागू नहीं किया गया, समयमान वेतन लागू नहीं किया गया। पूरा मामला ये है सर कि हम बहुत दिनों से इनसे प्रार्थना करते आ रहे हैं कि हमारा जो सरकार ने मंजूर कर दिया है 7वां वेतन सब जगह मिल चुका है, केवल इधर ही नहीं देते। यहाँ सफाई हमने यहाँ तक इनसे कह दिया कि सर आप आधे आधे कर्मचारी करके दे दो, आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो फुल को मत दो, 4 को दे दो, 6 को दे दो, हर महीने कर करके ऐसे दे दो। सांची नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा बिना किसी मुद्दों के स्ट्राइक की जा रही थी। उनको पहले कई बार समझाइश भी दी, इसके बाद भी वो नहीं माने। उन्होंने रोड पे एक टेंट लगा लिया जिसकी अनुमति नहीं थी। लोगों ने शिकायत की, चूँकि रोड पे टेंट लगाया था तो पुलिस ने उनके खिलाफ टेंट जब्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।